नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। राजस्थान में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजस्थान सरकार में अब तक गहलोत वर्सेस पायलट खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में पिछले दिनों बैठक में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के एक साथ चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी, लेकिन दोनों कितना एक हो पाते हैं यह अब भी किसी के लिए कह पाना मुश्किल है। राजस्थान में कांग्रेस की कलह ध्यान का केंद्र इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज राजस्थान में जबरदस्त तरीके से हुआ। और यही नहीं, राजस्थान कांग्रेस ने नव संकल्प चिंतन शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें कई संकल्प किए गए। बावजूद इसके कांग्रेस आज तक उन संकल्पों को लागू नहीं कर पाई है। शिविर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो का नारा दिया, लेकिन शिविर को पूरा 1 साल बीत जाने के बावजूद कांग्रेस राजस्थान को नहीं जोड़ पाई है। और सवाल यह उठता है कि पूरे देश को जोड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस राजस्थान में और जहां चुनाव होने हैं वहां पर क्यों आखिर कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पा रही है। तो केसी वेणुगोपाल दिल्ली में कहते हैं कि समझौता हुआ है, आला कमान जो कहेंगे वो माना जाएगा। लेकिन जैसे ही गहलोत और सचिन जयपुर पहुंचते हैं, राजस्थान की धरती पर कदम रखते हैं, दोनों के सुर वही बगावती, वही अलगाव की बातें और वही एक दूसरे को देख लेने का तेवर, आंदोलन की बातें और तमाम बातें ऐसी कि जो कहीं भी ये सामंजस्य विकसित नहीं करती कि अब कांग्रेस के दिग्गज एक रास्ते पर हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आलाकमान महज एक चर्चा होकर रह गई है या आलाकमान को कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि दिल्ली की रणनीति को राज्य स्तर पर लगातार विफल किया जा रहा है और यही सुर कर्नाटक में भी उठ रहे हैं बगावत के। तो ऐसे में जो वोटर संभावना से देख रहा है कांग्रेस को विपक्ष के रूप में, क्या उसको ये भरोसा होगा ऐसे हालातों में कि कांग्रेस सही नेतृत्व और जनता का नेतृत्व और स्वयं का नेतृत्व, सही नेतृत्व और जनता का नेतृत्व, तीनों नेतृत्व करने में सक्षम है, सामर्थ्यवान है या नहीं है। और नहीं है तो फिर वजह सबके सामने है कि आखिर क्यों नहीं है। और अगर है तो वो होने का सबूत अब तक लोगों को नहीं मिल पाया है कि हाँ, कांग्रेस एक है। और शायद यही एक बात है जो लगातार देश के कोने कोने में, चाहे चुनाव पूर्वोत्तर का हो, चाहे चुनाव दक्षिण का हो, चाहे चुनाव उत्तर का हो, सब जगह कहीं ना कहीं कमोवेश ही सही नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। अब ऐसे में इस नुकसान की भरपाई के लिए कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व को बजाय आगे आने की जो काम करना चाहिए वो ये है कि आंतरिक ताने बाने को मजबूत करना चाहिए, लेकिन वो ताना बाना मजबूत नहीं हो पा रहा है, लगातार टूट रहा है और उसको जोड़ने की जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं वो सब की सब व्यर्थ नजर आती हैं। उनका पूरा बयान सुनो। उनका पूरा बयान जो है वो ये है कि हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही है देश में सुशासन देने में, भ्रष्टाचार रोकने में। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने 101% ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश में और प्रदेश में फैल रही है। उन्होंने ये भी कहा है, जो मैंने सुना है, कि यहाँ पर विपक्ष नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जनता के मुद्दों को उठा ही नहीं रहे। तो उन बातों पे आपको जाना चाहिए, इससे आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ हम सब एक हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। हम सब आला कमान के सिपाही हैं। आला कमान जो फैसला करता है, वो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, सबको मानेंगे। परसों वाली परले रोज वाली खबर नहीं दिखाते हो आप। ये सब ने आकर के एकजुटता के साथ में कहा, जो पार्टी आला कमान शीर्ष नेतृत्व है जो फैसला करेगा
वो फैसले के साथ में हम 2023 में कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाएंगे, 2024 में मोदी सरकार को देश से भगाएंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता बीजेपी, इंदुकान दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार भरत सिंह, नेता कांग्रेस। आप तीनों का स्वागत। तमाम चीज़ें कांग्रेस में ऐसी हो रही हैं जो शायद अब नहीं रुकी तो जो बड़ा नुकसान होना है वो हो चुका है, लेकिन अब ऐसा ना हो कि एक ऐसी खाई बन जाए जिसमें इधर भी कांग्रेस हो और उधर भी कांग्रेस हो, और फिर खाई की इधर वाली कांग्रेस उधर वाली कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती रहे और उधर वाली कांग्रेस इधर वाली को नुकसान पहुंचाती रहे। अब दोनों कांग्रेस अगर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती रहेंगी तो बीजेपी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं रह जाता ना। देखिए, राजस्थान की सरकार बीजेपी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जी जान से जुटी हुई है। हम हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रखेंगे और ये मानकर चलना, भ्रष्टाचार, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में कोई भी लड़ता है तो पूरी कांग्रेस उसकी मदद करती है, क्योंकि बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अडानी घोटाले पर सबसे पहले राहुल गांधी बोले। उसका बीजेपी को इतना दर्द हुआ, उनकी सदस्यता छीन ली, उनका मकान खाली करा लिया। उनका मकान खाली कराया तो भगवान ने कर्नाटक से बीजेपी वालों का मकान और दुकान खाली करा ली, सारी की सारे ऑफिस खाली करा ली। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कोई बात करता है बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कांग्रेस उस हर आवाज के साथ खड़ी है जो बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है। तो कांग्रेस तो हमेशा उनके साथ है। मतलब सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि अब कार्रवाई होना चाहिए सरकार की तरफ से। देखिए, एक बात सुन लो, इन सब मुद्दों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बोलेंगे, क्योंकि उनके स्तर का मामला है, ये मेरे स्तर का मामला नहीं है। और ये सब दिल्ली में बात खत्म हो चुकी है। बात सब ने, ये दोनों ने डिसीजन लिया। वेणुगोपाल जी बाहर आकर बोले कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ने जाएंगे। जो वेणुगोपाल जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, रणधावा जी का जो आदेश है उसको कांग्रेस पार्टी फॉलो करेगी और हम सब मिलकर चुनाव में जाएंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकान दीक्षित जी, वो कहावत कांग्रेस के लिए पूरी तरह चरितार्थ हो रही है कि जब एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पर उल्लू बैठा है। हालांकि उल्लू तो नहीं है, वो नेता हैं दरअसल, और कांग्रेस ने ही उन्हें तैयार किया है और 3-4 दशकों में, 5 दशकों में वो तैयार हुए हैं और कांग्रेस ने जो सब देना था वो दिया है, संगठन के तौर पर, अभिभावक के तौर पर। लेकिन वर्तमान जो संक्रमण कांग्रेस में चल रहा है, कर्नाटक में भी जो लड़ाई दिख नहीं रही है वो अंदर में अब होने लगी है। इसी तरह राजस्थान में आप देख रहे हैं कि वहाँ केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन जैसे ही राजस्थान पहुँचते हैं टोंक में सचिन पायलट कहते हैं कि मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ आंदोलन का। और अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस में ऐसे थोड़ी पद मिल जाते हैं, बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, रगड़ाई होती है। तो जो दोनों की भाषा थी वो प्रतिशोधात्मक थी, उसके अंदर कहीं सामंजस्य नहीं दिख रहा था। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी को एक बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि एक खाई कांग्रेस में बन गई है, खाई के इधर भी कांग्रेस है उधर भी कांग्रेस है, और वो दोनों मिलके एक दूसरे को नुकसान जो पहुंचा रहे हैं उसका फायदा सीधा बीजेपी के पाले में पहुंच रहा है। शेखर जी नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है ना जी। कैप्टन आई सिंह जी को
और कांग्रेस के नेता हमें नजर नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पे, अगर भरत जी है तो उनको भी नमस्कार। आ, देखिए, जिस तरह से अभी माननीय राहुल गांधी जी ने अमेरिका यात्रा में जो बातें कही, वो एक तरह से यूरोप में जो बातें कही थी उसी का रिपीटेशन या उससे भी कहीं और आगे जाने की बात है। फिर आपने जो अभी जिक्र किया कि जिस तरह से सारी बातें और वेणुगोपाल जी के घोषणा करने के समय ही ये दिख गया था। मैंने चर्चा में कहा था आपके यहाँ भी कि एक तरफ केसी वेणुगोपाल जी घोषणा कर रहे थे, उनके लेफ्ट और राइट अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी थे, और दोनों के चेहरे पे 12 बज रहा था। जब मैंने ये बात कही थी तो कई कांग्रेस के नेताओं ने इससे आपत्ति की थी, कई 12 नहीं बज रहा था। लेकिन जब जैसे ही ये दोनों नेता वापस अपने बैटिंग पिच पर गए राजस्थान में, तो आपने स्वयं देखा कि किस तरह से उनका व्यवहार, उनकी बातें सामने आने लगी। सचिन पायलट ने तो साफ साफ कह दिया कि हमारे तो 3 मुद्दे थे और तीनों का कोई सलूशन नहीं हुआ। अब ऐसे में मैंने लगभग 6 महीने पहले ही कहा था कई कांग्रेस के नेताओं से, आपके यहाँ चर्चा में भी कहा था कि देखिए, राजस्थान कांग्रेस का हारना लगभग तय है, और वहाँ परंपरा भी है कि एक पार्टी आती है दूसरी जाती है, जैसे कर्नाटक में लोग गिना रहे थे। अधिकतर यही होता है, पिछले कई दशकों से हो रहा है। ऐसे में जो सूरत हाल पंजाब में था चंद्रशेखर जी कांग्रेस का, लगभग वैसा ही या उससे भी बदतर स्थितियां राजस्थान में हैं। और ये माना जा रहा था कि अगर अशोक गहलोत को अपने साथ रखना है कांग्रेस नेतृत्व को, तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट के खिलाफ उनको कार्रवाई करनी थी। लेकिन वो एक ही म्यान में 2-2 तलवार रखने की कोशिश में उनकी म्यान ही टूट जाएगी, ऐसी आशंका दिखती है। और देखिए, आपने जो बात कही कि बर्बाद गुलस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी है, तो अभी देखिए किस तरह से प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि जो भी लड़ाई बीजेपी की तरफ के खिलाफ करता है कांग्रेस उसके साथ होती है। आपके सामने उदाहरण है कि आप पार्टी ने हाथ जोड़कर अनुनय विनय किया, कम से कम पब्लिक में तो यही कह रहा था कि आप मेरा साथ दीजिए राज्यसभा में, और जो अध्यादेश लेकर के आई है भाजपा सरकार केंद्र की दिल्ली सरकार के मामले में, उसमें हमारा साथ दीजिए। कांग्रेस का क्या बयान आया? जो कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है चंद्रशेखर जी, कि जो भी उनके सहयोगी दल और छोटे दल है जरूरत में है, या कभी कांग्रेस अगर मजबूत हो गई तो वो बिल्कुल उनका सफाया कर देती है, उनका गला घोट देती है। ये 70-80 के दशक में ये रिकॉर्ड पे है। चाहे वो माननीय चरण सिंह का मामला हो, चाहे जगजीवन राम जी का मामला हो, तो चंद्रशेखर जी का मामला हो, देवे गौड़ा का मामला हो, अब वो दिखने लगा है। आप देखिए कि उन्होंने कहा पहले आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल माफी मांगे तब फिर बात की जाएगी। ये स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे इनके बीच में आपस में समन्वय है या होगा। और आप देखिए कि कांग्रेस की क्या हाल है। एक आदमी उनका परोक्ष रूप से, भाजपा का भी लोग कहते हैं क्या उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया और बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया, और वो जीत के बेचारा वहां से आया उपचुनाव में वेस्ट बंगाल में, उसको भी टीएमसी में शामिल करा लिया। अब उसी टीएमसी को लेकर के और आपको लेकर कर ये कहते हैं कि हम एक गठबंधन बनाएंगे 2024 में चुनाव लड़ने के लिए। यही गठबंधन बनाएंगे कि जिस टीएमसी से करते हैं गठबंधन करने की बात, वो हाथ हिलाने के लिए मैडम आती हैं कर्नाटक में और उधर उनके विधायक को हाईजैक कर लेती हैं। जिस आप को कहते हैं कि हम साथ में लेकर के चुनाव लड़ेंगे, उस आप से कहते हैं माफी मांगो। ये हालत है तब जबकि 6-7 महीने बाद चुनाव होने हैं 2024 के, और बाकी 4-5 राज्यों में तो चुनाव होने हैं अभी अक्टूबर-नवंबर में। तो ये साफ है राजस्थान में तो इनका कुछ नहीं होने वाला है। इनको बुरा लग सकता है, लेकिन मैंने 6 महीने पहले भी कहा था, आज दोहरा रहा हूँ, कुछ संघर्ष की स्थिति में छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में देखिए बीजेपी की स्थानीय नेतृत्व बहुत मजबूत है, वहां पे लड़ाई बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन कांग्रेस की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। एक अंतिम बात कहूंगा, जो अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा है
अगर बीजेपी ने उसका ठीक से उपयोग किया, उन्होंने क्या कहा, उनके कहने का लब्बो लुआब ये था कि भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख सारे लोग संकट में हैं और सिर्फ भाजपा हिंदुइज्म को आगे बढ़ा रही है। तो ठीक है, अगर आप मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिटिक्स के लिए पूरा खुली छूट दे रहे हैं बीजेपी को, तो आपको जो एंटोनी कमेटी ने कहा था कि आप लगते हैं 2014 चुनाव के बाद कि आप सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हैं, तो राहुल गांधी ने जिस तरह के अति उत्साह दिखाए कांग्रेस के नेताओं ने, और राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनाव के बाद, कर्नाटक का चुनाव एक ऐसा वाटरलू लागू साबित होगा कांग्रेस के लिए कि उसके अति उत्साह में ये घूमते रहेंगे और जो परिणाम इनको उम्मीद थी बाकी राज्यों में 2024 में, ये इनके ठीक उलट हो सकता है अगर ऐसे ही हालत रहा है तो। जी, मैं आपके वाक्य को सुधार नहीं रहा हूं, मैं तो अलंकार से विभूषित कर रहा हूं उसे। आपने कहा कि बीजेपी उसका उपयोग कर लेगी, मैं उसको अलंकार से विभूषित करके ये कह रहा हूं कि बीजेपी उसका ठीक से दुरुपयोग अगर कर लेगी तो उसके लिए वो उपयोगी हो जाएगा। इंदुकांत जी, शायद ये सही है जी। इंद्रजीत सिंह जी, किसी बहुत बड़े विद्वान ने, परम आदरणीय ने, महामंडलेश्वर ने ये कहा है कि रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ और रोड शो तो आप देख ही चुके हैं, और ये जुलूस जलसे, इसमें उमड़ने वाली भीड़ वोटर नहीं होता है। बदस्तूर फिर भी आपकी रैलियां, रोड शो और जुलूस जलसे जारी हैं, और कल तो ये हुआ कि वसुंधरा राजे भी उस मंच पर थी और उनकी तस्वीर भी उस पोस्टर पर थी, जिस पोस्टर पर आप उनकी तस्वीर लगाने से लगातार गुरेज करते रहे, परहेज करते रहे। बहरहाल, क्या लगता है कि राजस्थान के हर ज़िले में पीएम मोदी रैली करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से हो जाएगा, या ज़मीनी स्तर पर और तैयारियों की आवश्यकता है? चंद्रशेखर जी, कांग्रेस में जब तक गांधी परिवार का हस्तक्षेप बना रहेगा, उनके इशारे पे कांग्रेस जब तक चलती रहेगी, कांग्रेस का हक यही होता रहेगा। नहीं तो आप अपने 4 प्रचारक भेज दीजिए वहाँ उनको कि ये वो चला लें कांग्रेस को। आपकी मंशा तो यही है कि 4-5 संगठन महामंत्री कांग्रेस को दे दिए जाएं, फिर कांग्रेस को भी अपने हिसाब से चलाएं। और क्या मंशा है इंद्रजीत जी? चंद्रशेखर जी, मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो हो रही है। नहीं, आप कितना गदगद हुए हैं अंदर से। आप इंदुकांत जी देख रहे हैं कि चेहरे पे कितना गदगद हो रहे हैं अंदर से। क्या ऐसा कैसा समय आएगा वो कि संघ का संगठन महामंत्री कांग्रेस में भी चला रहा होगा? कैसा समय होगा बताइए? अमृतकाल का भी महाअमृतकाल वो हो जाएगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो हम जरूर करेंगे, मगर कांग्रेस को बिल्कुल खत्म करके, कांग्रेस नाम की चीज नहीं रहेगी तो हमारे महामंत्री हर जगह काम करेंगे ही करेंगे। बाकी इंदु कुमार जी ने जो अभी कहा है, मैं उनकी सराहना करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने विश्लेषण किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सत्यता है कि कांग्रेस अब पहली बार नहीं टूट रही है, कांग्रेस समय समय पर टूटती रही है, आप देखिए ना, और सिर्फ गांधी परिवार की वजह से, और कोई कारण नहीं है। आप इस पे अगर अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे, पी सगमा इनके बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे, पार्टी छोड़ के गए, अलग पार्टी बनाई। आज जो शरद पवार हैं, ये भी किसी टाइम कांग्रेस के बहुत बड़े अच्छे चेहरा हुआ करते थे, ये भी जो है ना गांधी परिवार की वजह से छोड़ के गए। और जितने नेता गए, आप देखिए हमारे जो ज्योतिराज सिंधिया आज हमारी पार्टी के बहुत ही अच्छे एक नेता है, और पार्टी को जो मंत्रालय मिला उसको बहुत अच्छी तरह से चला रहे। और आज जिस तरह से वो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में जो विकास कर रहे, मैं कह रहा हूँ सराहनीय है। चंद्रशेखर जी, कभी आप जाकर देखोगे उन्होंने कितना जाके वहां विकास लेके आए हैं, मगर ऐसे नेताओं को ये पहचान नहीं पाए। ऐसे तमाम नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी रहे कश्मीर के नेता आजाद साहब, जिन्होंने कांग्रेस को कहां से कहां तक पहुंचाया, ये उनको भी नहीं संभाल पाए। क्योंकि समस्या कांग्रेस में आज एक ही बात बची है कि आप यहाँ जी हजूरी करिए, नेता बनने की कोशिश मत करिए। आपको कहा जाए कि आप दरबानी से आगे नहीं बढ़िए, आप दरबान हो, दरबानी बने रहिए, भले ही कांग्रेस टूटने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है। यहाँ नेता नहीं बनाए जाते, यहाँ चाटुकार बनाए जाते हैं, और चाटुकारता, अगर चाटुकारता आप थोड़ा सा भी हट गए, उसी दिन आपको पार्टी से नेगलेक्ट कर दिया जाएगा।
पंजाब में क्या हुआ था? आप पंजाब में देखिए ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत पुराने चेहरा थे कांग्रेस के, और वाकई में पिछली सरकार उन्हीं के चेहरे पे बनी थी। जो देखा इन्होंने कि अरविंदर सिंह का कद यहाँ बढ़ रहा है, तो उनको डाउन करने के लिए किसको भेज दिया? नवजोत सिद्धू को। और नवजोत सिद्धू इसमें रहे कि हो सकता है मुझे यहाँ का सीएम बना जाएगा, उनको भी झुंझुना पकड़ा दिया, बोले तुम भी घूमते रहो, और सीएम तीसरे किसी को बना दिया जो बोले हमारे सिर्फ कदमों में खड़ा रहे, इससे ज्यादा उसकी औकात ना हो। तो कांग्रेस की ये शुरू से सोच रही, आज पहली बार नहीं है, इसलिए आज कांग्रेस का हर्ष इतना बुरा है। अब मैं आऊंगा थोड़ा राजस्थान पे। आपने चंद्रशेखर जी देखा होगा, राजस्थान में जब पिछली बार ये लड़े थे तो विकास के मुद्दे पे लड़े थे, किसान के कर्जे माफ करने पे लड़े थे। राहुल गांधी जी ने मंच से कहा था कि जो सरकार बनते ही आप 1 से लेके 11 की गिनती गिनोगे और तब तक आपके कर्जे माफ हो चुके होंगे। तो गिनती तो खत्म हो गई है कब की, और सरकार भी अब जो इनकी रवानगी पे खड़ी है, मगर किसान के आज भी कर्जे माफ नहीं है, किसान आज भी रो रहा है। मैं कल ही राजस्थान का दौरा करके आ रहा हूँ और हर वर्ग से, हर क्षेत्र से, हर तरह के लोगों से मिलके आ रहा हूँ। तो बिल्कुल बोल दिया होगा 200 सीटों पे बीजेपी आ रही है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल हम, हाँ, अशोक गहलोत की एक सीट बची है कि नहीं बची, सरदारपुरा की, वो भी बोल दिया कि गई। लोग उनको भी नहीं बख्श रहे हैं, लोग उनको भी बोले अशोक गहलोत ने 5 साल में हमें दिया क्या है, कर्जे हमारे माफ क्यों नहीं किए। सबसे बड़ी बात है ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने वहां लॉ एंड ऑर्डर चलाया है, बोले यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है, खुलेआम लोगों का यहाँ मर्डर हुआ है, बोले रेप की तो अति हो चुकी है, समुदाय विशेष ने यहाँ राजस्थान में इतने रेप किए हैं, मगर कांग्रेस कभी उनकी तरफ निगाह नहीं मारती थी, क्योंकि वो राहुल गांधी तो कह चुके हैं ना कि कांग्रेस तो सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, तो आप उनको तो वो छेड़ नहीं सकते। इसी तरह से एक झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ती जो वसुंधरा जी का क्षेत्र है, वहां पर एक लड़का था वाल्मीकि, अनिल वाल्मीकि, उसने सिर्फ थोड़ा सा फेसबुक पे कुछ लिख के डाल दिया था, खुलेआम उसको इसी समुदाय ने पीट पीट के रोड पे मार डाला था, मगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी अगर बीजेपी सक्रिय ना हो। जब बीजेपी धरने आंदोलन पे उतरी तब जाके इन्होंने उसकी एफआईआर दर्ज करी थी। तो इनसे वहां कोई वर्ग खुश नहीं है एक वर्ग के अलावा। अब वो वर्ग इनके साथ कितना रहेगा न रहेगा वो बात है, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं जो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवाद को लेके चलने वाले हैं, इस तरह की बातों में वो विश्वास नहीं रखते। तो मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस का डूबता हुआ सूरज है, एक आध अगर स्टेट आ जाता है वो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहां हमारी कमजोरियां को फायदा लेके और वो आ जाता है, हम उस पर उतने ध्यान दे नहीं पाते। नहीं, आज कांग्रेस के साथ कोई भी नहीं जुड़ना चाह रहा है, कोई भी। सारी पार्टियां जिससे आप गठबंधन करने जाते हैं वो इनसे मना कर देती हैं। एकता की ये बात कर रहे हैं कि 2024 में हम इतनी बड़ी एकता बनाएंगे कि बीजेपी को जो है ना सबक सिखाएंगे। अरे जनाब, आपकी एकता सिर्फ बातों में है, मंचों पे बात करने से है, मीडिया पे कहने तक है, इससे ज्यादा इनकी एकता कहाँ है। ममता बनर्जी इनको टाटा बाय बाय करे, उत्तर प्रदेश में आप देख लिए समाजवादी अखिलेश ने टाटा बाय बाय कर दी है। कौन है इनके साथ? अगर कोई 2 सांसदों या एक विधायक की कोई पार्टी इनसे जुड़ जाए वो बात अलग है कि हमको और ना तुमको ठोर, तो वो वाली कहानी है कि हमें कोई और नहीं हो तो ठोर नहीं है। कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है जो अपने कर्मों से है। क्यों इन्होंने इस देश को देश नहीं समझा है, देश को गुलाम समझा है। नहीं, जो सबसे पुरानी पार्टी हो हिंदुस्तान की, जिसने सबसे ज्यादा इस देश पर शासन किया हो, और आज भी कहते हैं कि यहाँ गरीबी है, आज भी कहते हैं यहाँ बेरोजगारी है। अरे जनाब, हमें तो 9 साल हुए हैं, आपने तो पूरा शासन जो है ना जब से देश आजाद हुआ तब से सरकार चलाई है, आपने क्या किया? हमारे कार्य की तुलना कर लो जो हमने 9 साल में किए हैं और अपने 70 साल के कर लो। आज हमने देश में कितनी अच्छी रोडें दी है, जाल बिछा दिया। आज हमने रेलवे की इतनी अच्छी सुधार किया है, 2.5 गुना ज्यादा आज रेलवे की स्थिति अच्छी है। हर चीज हो, चाहे पटरियां बिछाने में हो, चाहे नई कोच लाने में हो। तो ये सब चीजें इच्छा शक्ति थी, क्योंकि हमारे टाइम जो आज देश का पैसा जो सरकार के पास आ रहा है टैक्स के माध्यम, वो हम विकास में लगा रहे हैं। इनके टाइम वो तिजोरियों में जाता था, स्विच बैंक में जाता था, विदेशों में धन ये जमा होता था देश का। जो आज विदेशी धरती पे अगर ये प्लेटफॉर्म जिनको मिल रहा है, जहां से खड़े होके देश की बुराइयां करते हैं, देश को गालियां देते हैं, वो कोई ऐसे थोड़ी मिल जाता है। करोड़ों रुपए वहां पटके जाते हैं कि हमें मंच दो, हम कुछ कहना चाहते हैं, भारत को गालियां देना चाहते हैं। तो
ये चीजें हो रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं चंद्रशेखर जी, आज कांग्रेस कहीं भी नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि एक आध स्टेट में जीत के आ गए। हो सकता है ना, हमारी गलतियां भी हो सकती, हम इसलिए उसको नहीं संभाल पाए, मगर आज देश नका चुका है राहुल गांधी को और पूरी कांग्रेस को। ठीक है शिषपाल जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी आपको? शिषपाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है चंद्रशेखर जी, मिल रही है। शिषपाल जी, एक तो वो लिस्ट जारी कीजिए आप कि कौन कौन भारत में कहाँ कहाँ नफरत के बाजार हैं और वहाँ कितनी कितनी मोहब्बत की दुकानें खुल चुकी हैं। क्योंकि अब बाहर अंदर जाके जब आप नफ़रत का बाज़ार कहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो नफ़रत का बाज़ार क्या है, कहाँ है वो नफ़रत का बाज़ार? और चंद्रशेखर जी सुन लीजिए भाई, और दरअसल कांग्रेस जिस भारत को जोड़ने की बात कर रही है, भारत जुड़े या न जुड़े, भारत तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन कांग्रेस जुड़ नहीं पा रही है। दिल्ली से बिल्कुल बढ़िया से समझा के भेजते हैं कि ऐसा कहना है, ऐसा करना है, लेकिन जैसे ही वो अपने सीमा पार करते हैं तुरंत वो सारी बातें भूल जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा, आप मुझे समय दीजिए। देखिए, आपने सबसे पहले सवाल किया कि जो मोहब्बत की दुकान है उसकी लिस्ट जारी करनी चाहिए। तो मैं कह दूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली और उसके बाद जो प्यार, प्रेम और सामाजिक सौहार्द का वातावरण देश में बनाया, उसका उदाहरण है कि पहली दुकान तो हिमाचल में खुली। हिमाचल के हर हिमाचल वासी ने जो है उस पर मोहर लगाने का काम किया। वो तो गांव, हर कस्बे में वो दुकान मोहब्बत की वहां खुली और उसके बाद जो है वो दुकान आगे बढ़ करके उसका शोरूम अब कर्नाटक में खुल गया है। कर्नाटक की जनता ने जो प्यार, दुलार और भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को सकारात्मक रूप से लिया। भारतीय जनता पार्टी को मुझे लग रहा है कि इन दो जगह जवाब मिल चुका है और अब समय का इंतजार कीजिए। पूरे देश के अंदर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता उसका जवाब दे देगी और वो लिस्ट भी थमा देगी। शिषपाल जी, आप तो स्वयं कह रहे हैं कि देखिए शोरूम आइटम हो गई है कांग्रेस, तो जनता की पहुंच से तो दूर हो जाएगी ना शोरूम आइटम अगर हो गई तो। देखिए चंद्रशेखर जी, आप मेरी बात का आप क्या अर्थ लगाएं क्या ना लगाएं, लेकिन आज आप कर रहे हैं भाई शिषपाल जी, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। आपने कहा शोरूम खुल गया है। आज देश की जनता जो आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त कर रही है, कांग्रेस की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये हमारी ओर से लिस्ट ही है और 2024 में वो हर गांव से, हर कस्बे से, हर भारतवासी वो लिस्ट अपना आपको दे देगा। भारतीय जनता पार्टी के पास वो लिस्ट पहुंच जाएगी, क्योंकि ये देश में जो है जो नफरत की दुकान, ये सामाजिक स्वार्थ का जो ताना बाना बिगड़ा हुआ है, उसके से आज जनता अजीज आ चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी कोड़ में खाज का काम अलग से कर रही है। देश के अंदर जो आज स्थितियां हैं, ये पहले कहते थे 2014 से पहले की काले धन की लिस्ट गिनाते थे, अब गालियों की लिस्ट गिना रहे हैं। वो काले धन की लिस्ट अब पता नहीं कहाँ इनसे खो गई है या कुछ इनको बीमारी हो गई भूलने की, क्योंकि मोदी जी ने 2014 से पहले जो वादे देश की जनता से किए थे, जो शब्द बाग देश की जनता को दिखाए थे, जो अच्छे दिनों की बात कही थी, वो अच्छे दिन तो महंगाई के दिन में बदल के लोगों का रोजगार जो है छीनने का काम नहीं अच्छे दिनों में हुआ। तो लोग कह रहे हैं भाई वो अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, हमें तो जो है पुराने दिन 2014 के बाद के ही लौटा दो। और आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में आप देखिए, अभी इंतजार कीजिए चंद्रशेखर जी, राजस्थान की जनता निश्चित तौर पर जो आज सवाल खड़े करें उनको जवाब दे देगी। आज आदरणीय गहलोत जी के प्रति राजस्थान की जनता में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। राजस्थान की जनता के लिए जो ऐतिहासिक काम गहलोत जी की सरकार ने किए, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आप गारंटी के क्षेत्र में जो आज दी जा रही है, वहां पर लोगों को जो राजस्थान का विकास हुआ, चाहे वहाँ जीडीपी सुधारने की बात हो, तमाम ऐतिहासिक और उल्लेखनीय काम हुए। अब अगर घर के अंदर आप सचिन पायलट जी को लेकर के सवाल कर रहे हो, तो परिवार के अंदर निश्चित तौर पर पिता पुत्र का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे घर में आप देखिए वैचारिक थोड़ा बहुत असहमति हो सकती है, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। और सचिन पायलट जी भी जो सवाल उठा रहे हैं वो निश्चित तौर पर केंद्र की योजनाओं पर उठा रहे हैं, केंद्र की नीतियों पर ज्यादातर उठा रहे हैं और वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार पर जो है वो मुखर है। तो निश्चित तौर पर देखिए, भ्रष्टाचार चाहे वसुंधरा जी का हो, चाहे भाजपा की किसी सरकार ने किया हो, किसी ने भी किया हो, कांग्रेस की सरकार में
उसको माफी नहीं दी जाएगी। देर सवेर उस पर अगर पहले तो कार्रवाई हुई, अगर कहीं कमी रह गई होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और तमाम जो केंद्रीय योजनाओं की विफलता है, जो डबल इंजन के नाम पर मोदी जी पूरे देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। मैं तो उत्तराखंड से हूँ, यहाँ तो 2017 के चुनाव से पहले डबल इंजन का वादा प्रदेश की जनता से किया था, वो डबल इंजन आज तक यहाँ उड़ा नहीं। 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी यहाँ पर बेरोजगार लगातार रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर महिला सुरक्षा का सवाल है। यहाँ पर तो पूरे प्रदेश की एक आपको अभी चुनाव लड़े थे 1 साल पहले, तब क्या हुआ? फिर तो आपको तो कुछ मिला नहीं ना उसमें। देखिए, ऐसा है लोकतंत्र में, देखिए जनता का जो भी जनादेश होता है वो सर्वोपरि होता है। और जनता ने जो भी जनादेश दिया है यहाँ पर डबल इंजन के मुकाबले में, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जनादेश दिया था कि यहाँ पर जो है रोजगारों की बाढ़ आएगी, यहाँ पर महंगाई कम होगी, लोगों को जो चहुमुखी विकास राज्य का होगा। लेकिन वो तो कुछ नहीं हुआ ना। उल्टा यहाँ पर कानून व्यवस्था के रात दिन जो है यहाँ पर की मात्र शक्ति, अगर उत्तराखंड का अपडेट ले रहे होंगे तो संघर्ष कर रही है। लगातार सरकार से कई मामलों में सीबीआई की जांच कर रही है। केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन तब भी सीबीआई जांच से घबरा रहे हैं। भैया घबरा क्यों रहे? इसका मतलब आपके काले कारनामों की इतने ज्यादा हो गए कि आप उससे घबरा रहे हैं, परेशान है। तो यहाँ पर चाहे बेरोजगार नौजवान है, चाहे यहाँ की मात्र शक्ति है, चाहे यहाँ पर अग्निवीर योजना के बाद आप देखिए, क्योंकि सैनिक बहुल प्रदेश है और मोदी जी बड़े यहाँ पर गर्व से आके भाषणों में कहते थे, साहब ये 5वां धाम है सैनिक धाम, उस धाम को भूल गए। मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा आपके पास। इंदुकान जी, 2 आदमी बाजार में जा रहे थे, एक आदमी ने दूसरे आदमी का वो टकरा गए दोनों आदमी एक दूसरे से, तो एक ने धक्का मार दिया जोर से उसको। तो दूसरे ने कहा कि तुमने ये मजाक में किया है या गुस्से में किया है? तो उसने कहा गुस्से में किया है। तो उसने कहा हाँ, मजाक मुझे पसंद भी नहीं है। लोग कितना ईमानदार होते हैं अपने जीवन में, और ये प्रेरणा स्रोत होते हैं लोग कि इतना ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस ईमानदारी से कुछ हासिल होना है? सचमुच बहुत हमें भी उम्मीद थी कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के बाद कर्नाटक में जिस तरह से एकजुट होकर के कांग्रेस के नेता लड़े, शायद कुछ सबक सीखेंगे और उसका परिणाम देखने को मिलेगा। वैसे एफर्ट्स राजस्थान में खास तौर से देखने को, राजस्थान छत्तीसगढ़ में जहां आपस में काफी गुटबंदी है। अरे हिंदुकान जी, मैं तो बीच में रोक नहीं रहा हूँ आपको। अध्यादेश पे देख लीजिए ना, अजय माकन अलग बोल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल अलग बोल रहे हैं, संदीप दीक्षित अलग बोल रहे हैं। आप बताइए। देखिए जो कांग्रेस के लीडर्स हैं जो दिल्ली में, उनके अपने एक्सपीरियंस हैं। उन्हीं ने विरोध किया है कि भाई अगर आपका साथ आप देंगे तो कल लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। और इसी सिस्टम में आखिरकार शीला दीक्षित ने 15 साल शासन किया। कहीं कोई इस तरह के बड़े विरोधाभास आए नहीं आए। तो जो स्थितियां बनी है इसमें अगर कांग्रेस साथ, देखिए बीजेपी के लिए इस समय इस मामले में चित भी उनके पक्ष में, पट भी उनके पक्ष में। अगर तो कांग्रेस गलती से भी साथ में आपके गई तो जो कांग्रेस लगातार बीजेपी की बी टीम बताती थी आपको, वो फिर किस मुंह से बाहर जनता में पूरे देश में 2024 में कहेगी कि नहीं जी ये हमारी बी टीम नहीं है। और बीजेपी को तो मौका मिल जाएगा कि ये देखिए इनका असली चेहरा ये है। तो अब जो उनके नेतृत्व ने जो बातें कही, जिस तरह से पहले गलबैयां हुई, अब जब बड़ा मुद्दा आया, आप पार्टी तो बहुत शातिर है इस मामले में, उसने कहा जी पहले इसी में दिखा दो जी कि हम एकजुट हैं, एक हैं। अब इस मुद्दे पे एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि आप इधर गए तो फंसे, न गए तो फंसे। तो अब अगर 2024 में आप एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा त्याग बलिदान करना पड़ेगा, और यही शुरुआत है। आपको मैंने पहले ही उदाहरण दिया कि दिल्ली में आपका मामला और तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस का अकेला विधायक कैसे हाईजैक कर लिया पश्चिम बंगाल में। ऐसी स्थिति में 2024 के लिए कोई महागठबंधन बन पाएगा इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। पहले राजस्थान में अपना घर संभालना होगा कांग्रेस को, जिसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करने की आवश्यकता है। जी, वो बड़ा जमींदार हो जाता था ना, तो वो क्या करता था, अपने खेत को आध बटाई पे दे देता था किसी मजदूर को कि आप उगा लीजिए और उगा के आधा मुझे दे दीजिएगा, आधा आप रख लीजिएगा, जो भी खर्चा हो उसमें काट के। तो ऐसा तो नहीं कुछ लोग यही सोच रहे हो कि ऐसे ही चला लेंगे,
और दरअसल अशोक गहलोत तो ऐसा ही कर रहे हैं कि उनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बिल्कुल एकदम इस तेवर में दिल्ली आते हैं कि धमकी भरे अंदाज में, और वहाँ जाके बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि केसी वेणुगोपाल ने जो कहा था उसका पूरा अर्थ का अनर्थ कर दिया, और वो अनर्थ सचिन पायलट ने भी कर दिया वहाँ जाके। जी, जिस तरह की अनुशासनहीनता और अनुशासन की बात तमाम कांग्रेस की लीडरशिप कर रही थी, इस मामले में, राजस्थान के मामले में तो जैसी अनुशासनहीनता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ स्वयं अशोक गहलोत ने किया था, उससे बड़ी अनुशासनहीनता हो नहीं सकती है। हाँ, कहाँ मान रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए, लेकिन साफ तौर पे कह दिया था अजय माकन ने कि कार्रवाई की जाएगी। जो कांग्रेस के प्रेक्षक गए उसके सामने अपने विधायकों को जाने नहीं दिया। और आप देखिए ना, आप सुनिए, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, सुखजिंदर रंधावा, अजय माकन, कहाँ भाई कोई सफल ही नहीं हो पाया 4 साल में। ये बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली में आके बेचारे वहाँ इनकी तूती बोलती है, लेकिन वहाँ इनका कुछ बोल ही नहीं रहा है। जयपुर में जाके इनका पूरा साइलेंसर आउट हो जाता है। एक समय में यही स्थिति पंजाब में भी कांग्रेस की लीडरशिप की थी, तो कांग्रेस की लीडरशिप ने एक तरह से बदला चुकता किया पिछले चुनाव में पंजाब में। बेशक उसमें कांग्रेस ही मिट गई राज्य से। अब वैसी ही स्थिति मैंने आपको पहले ही कहा कि राजस्थान में बन रही है। हम शुभकामना देते हैं शिषपाल सिंह बिष्ट जी को कि वो चीजों को संभाल लें, लेकिन ये कहना और करना बहुत दूर की कौड़ी है। राजस्थान में कांग्रेस का कुछ भी भला होने से रहा। कह दिया है कि मैं दिल्ली में उत्तराखंड की राजनीति करूंगा, और वो 24 की तैयारी वहां कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हरिद्वार चुनाव लड़ लूं कि नैनीताल से लड़ लूं। वहाँ उनके खुद ही आफत हुई पड़ी है। आप काहे की शुभकामना उनको दे रहे हैं? शुभकामना लगे भी तो सही किसी को। शुभकामना देने का अर्थ क्या है? वहाँ शुभकामना के चक्कर में कर्नाटक में 5 दिन लग गए सरकार बनने में। एक मिनट जवाब देता हूं मैं। अरे आप दीजिए जवाब भाई। आपके जवाब को पूरा देश सुनना चाहता है, और आपके एकता से आपकी जो ये टूट रही है ना, इससे बीजेपी खुश है। लोगों को उम्मीद है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कम से कम बीजेपी को जवाब देने लायक आप हो जाएं। देखिए चंद्रशेखर जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो वो आदरणीय सत्यपाल मलिक जी के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। इंद्रजीत जी आप मुस्कुराओ मत, ये थोड़ी कह दूंगा उनसे। जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रहे हैं, आज भी ज्यादातर भाजपा के सांसद और भाजपा का संगठन उन्हीं के दरबार में जो है शीश नवाता है, तो उसका जवाब तो आज तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दे नहीं पाया। उमा भारती जी तमाम सवाल खड़े कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बोलती वहां पर बंद हो जाती है, वहां पर भाजपा के नेताओं से जवाब नहीं सुनता। और हमने जो है मदन लाल खुराना से लेकर सात सिंह वर्मा जी और ना जाने तमाम जो बड़ी लीडरशिप है भाजपा की, उनका अनुशासन भी देखा है। आप कांग्रेस पार्टी की चिंता न करें, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। आप उत्तराखंड की बात कर रहे थे अभी आदरणीय हरीश राव जी की। हरीश राव जी इस प्रदेश के अंदर जनप्रिय और लोकप्रिय नेता है। अरे उन्होंने बधाई दी तो मैंने बताया भाई, उनके यहाँ खुद के यहाँ कितना लफड़ा हुआ पड़ा है। उन्होंने कह दिया आके किताब छपवा ली उत्तराखंडियत, और वहाँ कह दिया आके उत्तराखंड में कि मैं अब उत्तराखंड की राजनीति करूंगा। घबरा गए उत्तराखंड के कांग्रेस वाले लोग, भैया ये करेंगे तो हम क्या करेंगे। हाँ, के नेता उत्तराखंड के कार्यकर्ता निश्चित चाहते हैं कि रहते हो AICC में, अब 2024 आ रहा है तो उत्तराखंड की राजनीति करूंगा। फिर वो कह रहे हैं, फिर उनका सोचना ऐसा है कि 2 सीटों चुनाव लड़ेंगे। 4 सीटें कोले, उसमें से भी 4-5 सीटों में से 2 सीटों से वो चुनाव लड़ लेंगे। अब कांग्रेस जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं वो कहाँ से लड़ेंगे बताइए आप मुझे जवाब देने देंगे। आपको उस चीज की चिंता किस करने की जरूरत नहीं है। और फिर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे जीवन में, उन्हीं को लड़ाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का देखिए, कांग्रेस पार्टी सक्षम है इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए। और नहीं हो रहा ना भाई सॉर्ट आउट, जनप्रिय नेता है। 100 डिबेट हो चुकी है, 100 ये 101 भी डिबेट होगी, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है मामला। आप समझिए, आपके कारण आप ही परेशान नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। ये मामला कब सुलझेगा? बेबाकी से
सलाह देते हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर वैसे भी आंतरिक लोकतंत्र है। यहाँ पर छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेता अपनी बात को मुखरता से खुल करके अपने नेतृत्व से कह अरे सकते तो उसकी 3-4 किताबें छपवा लीजिए आंतरिक लोकतंत्र की, और उनको दीजिए, कांग्रेस के लोगों को पढ़ लें और समझ लें कि भाई आंतरिक लोकतंत्र कैसा होता है, ताकि लोग तो ये ना कहे ना कि यही आंतरिक लोकतंत्र है क्या। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं समझौता हो गया है, आला कमान जो कहेंगे मानेंगे, वो वहां जाके कह रहे हैं कि मैं आंदोलन करूंगा, देख लूंगा गहलोत को। क्या बात कर रहे हैं आप। और गोविंद डोटासरा जो अभी प्रवचन दे रहे थे वो राजेंद्र पारिक से लड़ रहे थे, जो वहां के दिग्गज वहां पे कद्दावर हैं कांग्रेस के, वो आपस में लड़ रहे थे। शकुंतला रावत उनसे कह रही भाई सबके सामने मत लड़ो, ये सब दुनिया देख रही है। वो गोविंद डोटासरा उनसे कह रहे कि तुम खुद को ज्यादा होशियार समझते हो, वो कह रहे कि तुम ज्यादा होशियार ना समझो अपने आप को। और वहाँ पूरा राजस्थान के लोग वहाँ जुटे हुए थे। आप बताइए। राजस्थान की चिंता ना करें। अरे क्यों चिंता नहीं करे भाई, एक वोट जाता है, एक वोट जाता है, जनता ये समझती है उसका ईमानदारी से उनको फायदा होगा, विकास के काम होंगे। 4.5 साल से इस होटल से उस होटल, उस होटल से उस होटल, होटल से दिल्ली, दिल्ली से होटल, यही तो चल रहा है भाई। कि ये करिश्माई नेता जब तक राजस्थान में मजबूत रहेगा, जब तक ये जनता का प्यारा दुलारा और राजस्थान की माटी से जुड़ा हुआ लाल अशोक गहलोत वहाँ पर है, तब तक भारतीय जनता पार्टी की दाल वहाँ गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये बताए ना कि आप पर वसुंधरा राजे जी की क्यों खपा चल रही है, वसुंधरा जी के फोटो क्यों पोस्टरों से वहाँ पर गायब है। ये आपको मैं बता दूं, सुन लीजिए। आप किसी वो कह रहे हैं ना दाल निकलने वाली है, ये आपके पैरों के नीचे से जमीन और चूल्हे के नीचे से जमीन निकाल के ले जाएंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को रात दिन लाल लाल पीली पीली नीली नीली आंखें दिखाती रहती हैं, उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं होता। तो आप उस खुन्नस को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस की गुटबाजी की बात को उठाती है। कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। और आप देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो है राजस्थान में सरकार रिपीट होगी प्रचंड बहुमत के साथ। इसकी फिक्र भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? 20, 10? यार मैं ये मामला, अरे बीजेपी की सीट कितनी आएंगी भाई? कितनी सीटें मान रहे बीजेपी की? 10 या 20 या 5? नहीं, कहाँ पर राजस्थान में कितनी सीटें मान रहे? 1, 2 या 5 कितनी? अरे देखिए, तो राजस्थान की जनता तय करेगी। सरकार वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है प्रचंड बहुमत से, प्रचंड बहुमत से। आपको ये बता दूं तो ये निश्चित तौर पर राजस्थान में आज कहाँ एंटी इनकम्बेंसी बताइए। ये वहाँ पीएम मोदी क्या करने जा रहे हैं? जिले जिले में रैलियां कर रहे हैं, और ये वसुंधरा राजे घूम रही, गजेंद्र सिंह शेखावत घूम रहे हैं, ओम बिरला वहाँ जा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष सतीश पूनिया घूम रहे हैं, सीपी जोशी घूम रहे हैं। ये क्या लेने के लिए घूम रहे हैं वहाँ पे? अर्जुन राम मेघवाल जा रहे हैं वहाँ, क्या करने जा रहे हैं? अगर आप ही का प्रचंड बहुमत आ रहा है तो देखिए, लोकतंत्र है तो उनको घूमने से हम थोड़े ना रोक सकते हैं। उसकी पार्टी का मामला है, तो अपनी पार्टी के जो जुमलेबाजी है, जो झूठ है, वो जनता में फैलाते रहते हैं। लेकिन जनता अब इनके झांसे में कहाँ रही है। जनता ने इनको हिमाचल से और कर्नाटक से संदेश दे तो दिया, उसके बाद से अगर संदेश नहीं समझ रहे तो अब उसमें मेरी गलती थोड़े ही ना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता में होने का काम किया, जो जनता को ठगने का काम किया, जो जनता की भावनाओं से खेलने का काम किया, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया, उसे दिन लग गए हैं। अब लोग जो है रोजगार पर, महंगाई पर, विकास पर सवाल खड़े करने लगे हैं, और जनता जो है अब उस पर मतदान करने लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ और जुमला थोड़े न चलेंगे। निश्चित तौर पर गहलोत राजस्थान के करिश्माई नेता है, और राजस्थान की जनता को गहलोत जी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने जो राजस्थान का विकास किया है, राजस्थान की जनता के साथ जो खड़े रहे हैं, राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी को प्यार करती है, प्रेम करती है, चाहती है। और भारतीय जनता मैंने कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी प्रेम करता है। वो कितना भी डांट दे, धमका दे, चेतावनी दे दें, डरा दे, कुछ नहीं कहता, इतना प्रेम है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने हर कार्यकर्ता से प्रेम करता है। कांग्रेस में तो प्यार और प्रेम, चाहे कार्यकर्ता ब्लैकमेल करे, चाहे कांग्रेस को ब्लैकमेल करे वो कार्यकर्ता, वो तब भी बलिदान की भी राजनीति होती है। यहाँ ब्लैकमेलिंग के साथ ब्लैकमेलिंग भारतीय जनता पार्टी में होती है। आप ब्लैकमेलिंग के लिए तो पूछ लीजिए ना, वो तो सत्यपाल मलिक जी लगातार मंचों से बोलते रहे। वो तो है इनके यहाँ, सुब्रमण्यम स्वामी है, वरुण गांधी है, सत्यपाल मलिक है, रीता बहुगुणा जोशी है, बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है। ब्लैकमेल कर रहा था,
हाँ। सत्यपाल मलिक जी जो है एक भोतोड़ा है, तो सब का जवाब एक सत्यपाल मलिक जी लगातार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तो बोलती वहां पर बंद है, जवाब नहीं दे पा रहे हाँ, ये हैं। बात और आप जो है राजस्थान पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ राजस्थान की जनता है, वो आने वाले चुनाव में जो है अपने आप जितने भी सवाल भारतीय जनता पार्टी वहां पर खड़े कर रही है उनका जवाब दे देगी, निश्चित तौर पर जवाब इनको मिलेगा। सारे प्यार प्रेम सामाजिक जो वातावरण उन्होंने वहां पर बिगाड़ने का काम किया, तो महंगाई आम जनता पर थोपने का काम किया, जो चीजों के काम आपने देखा 2016 तक 70 सालों में जो दिन जाते फिरते हैं, आज से उसे 6 गुना जो है। नहीं, आप ये तो ठीक कह रहे हैं। देखिए इंद्रजीत जी, वो आपने जो मिस कॉल दे के लिस्ट बनाई थी ना 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की, अब कितने लोगों के तो नंबर भी बदल गए हैं उसमें से, उसको भी अपडेट आपको करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी को जो अपडेट करना है। इंद्रजीत जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वो जो मिस कॉल लेके आपने लिस्ट बनाई थी 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की, उसमें कितने करोड़ लोगों के नंबर बदल चुके हैं? अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो समय समय पे इनके यहाँ ठीक किया भी गया है। जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से चुनाव लड़ा गया था और वहां सीएम बना दिया इनके चहेते को, लास्ट में क्या हुआ कि उसको ये ठीक करते करते पता चला कि वहां कांग्रेस ही निपट गई। इसी तरह से इनके उदाहरण बहुत हैं, सबको नाम गिना नहीं, ये भाई अपने यहाँ जो लड़ाई होती है उसको ठीक कहते हैं। लड़ाई आप लड़ाई कहते हैं, ये ठीक कहते हैं। उसको ठीक कहते हैं। हाँ। इसी तरह से इन्होंने अपना एक ठीक किया था पंजाब में, जो आप देख लो कि पंजाब में सुपड़ा साफ चल हो गए और इनके जो अच्छे नेता थे वो भी इनके साथ चले गए। तो कांग्रेस में इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जादूगर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, उनकी 2 उपलब्धि आप गिना दिए 5 साल में कि उन्होंने राजस्थान में ऐसी 2 उपलब्धि कल रात को 11 बजे 200 यूनिट बिजली फ्री किया उन्होंने, समझे? आप कब की उपलब्धि की बात कर रहे हैं? रात को उन्होंने कहा इतनी बड़ी घोषणा करने वाला हूँ, इतनी बड़ी घोषणा। लोग हैरान रह गए, क्या करने वाले हैं। फिर पता चला कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, 4 महीने चुनाव को रह गए हैं। लोगों ने कहा चलो ठीक है, भागते भूत की लंगोटी जो मिले वो ठीक। मैं वही कहना चाह रहा हूँ चंद्रशेखर जी कि अब चुनाव सर पे आ गए, अब आपको याद आ रहा है कि ये फ्री करना है, अब आपको याद आ रहा है कि सिलेंडर 500 रुपए में देना है। अभी तक क्यों नहीं दिया? ये तो जनता भी समझती है ना कि आपने पूरा चुनावी समय निकाल दिया, अब चुनावी समय आ गया तो सारी घोषणाएं आ गई और अभी तक जो उनको कहा था आपने कि कर्जे माफ करेंगे किसान के। चलिए ये फायदा है आपके लिए कि भाई कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है, इसलिए बीजेपी जीतती जा रही है। और ये फायदा कब रुकेगा और कौन रुकेगा इसका पता नहीं। समय समाप्त हो रहा है। इंद्रजीत सिंह जी, शिषपाल जी, इंदुकांत दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस खाई के इधर भी है और उधर भी है, और शायद यही फायदा बीजेपी को है, इसलिए बीजेपी निश्चिंत है, चुनावों को देखती है, रणनीति बनाती है और अपने हर प्रबंधन को मजबूत करती है और चुनाव जीत जाती है। कहीं कहीं हार का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन उत्तर में ऐसा नहीं है। उत्तर में बीजेपी के लिए प्रत्युत्तर के स्वरूप विजय शायद तैयार बैठी है और उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए एन वीडियो।